नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 मार्च 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। आज पहला आर्टिकल बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर हम 3 अलग अलग इश्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे हीराकुंड डैम के बारे में, फिर हम महानदी रिवर के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से रिलेटेड क्या कंटेस्ट है, साथ में देखेंगे। ओके, फिर हम डिस्कशन करेंगे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में। उसके बाद हम एक छोटा सा आर्टिकल देखेंगे सिटी इनोवेशन एक्सचेंज से रिलेटेड, और फिर हम देखेंगे PSLV C51 लॉन्च के बारे में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल। चलिए शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ, जो कि रिलेटेड है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इश्यूज नोटिस इन हीराकुंड डिस्प्लेसमेंट केस। क्या कंटेस्ट है? देखिए, हीराकुंड एक डैम है, कहां पर बना हुआ है? तो उड़ीसा में बना हुआ है, उड़ीसा स्टेट में। कौन सी रिवर के ऊपर है? तो महानदी रिवर के ऊपर है। ठीक है, अब कंटेस्ट यह है कि इस डैम को बने अराउंड 6 डिकेड बीत चुके हैं, यानी कि 60 ईयर्स हो चुके हैं इस डैम को बने हुए। इस डैम को जब बनाया गया था तब ऑलमोस्ट 111 जो विलेजेस थे इसके अंदर सबमर्ज हो गए थे। उसके कारण बहुत बड़े नंबर में पीपल को क्या करना पड़ा था, एक जगह से दूसरी जगह पर सेटल कराना पड़ा था। अराउंड 22,000 फैमिलीज अफेक्टेड हुई थी और 19,000 फैमिली को डिस्प्लेस किया गया था उस जगह से। अब इसके कारण क्या हुआ ना, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स वगैरह अराइज हुई। ओके, अब रिसेंटली क्या हुआ है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने क्या बोला, इशू नोटिस किया है किसे, चीफ सेक्रेटरी ऑफ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के स्टेट को। उन्होंने बोला है आप एक्शंस वगैरह लें ताकि जो प्रॉब्लम्स वगैरह फेस कर रहे हैं पीपल डिस्प्लेसमेंट के कारण, उनकी प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। ठीक है, तो यह है पूरा कंटेस्ट। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, ये जो डैम है इसको बनाने वाले जो चीफ आर्किटेक्ट थे उनका नाम था इंजीनियर M विश्वेश्वरा। ओके, कब बनाया गया था? तो एक इन्होंने स्कीम वगैरह रखी थी 1937 को। ओके, इस टाइम पर क्या हुआ था, महानदी जो रिवर है जिसके ऊपर ये डैम बना हुआ है, उस रिवर के ऊपर बहुत सारा फ्लड आ गया था उस रिवर में। ठीक है, तो उस फ्लड को कंट्रोल करने के लिए एज अ सॉल्यूशन बताया गया था हीराकुंड डैम को। ओके, फिर बाद में आगे चलकर 1956 में इस डैम में ही फर्स्ट हाइड्रो पावर कमीशन कर दिया गया था। ठीक है ना, यानी कि अब हाइड्रो पावर का भी जनरेशन इस प्रोजेक्ट की मदद से किया जाने लगा। ओके, कहां पर लोकेटेड है? तो देखिए महानदी रिवर पर लोकेटेड है। ओके, कहां पर? अपस्ट्रीम संबलपुर टाउन स्टेट ऑफ उड़ीसा, यहां पर लोकेटेड है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश करने का? तो ऑलमोस्ट जितने भी डैम्स होते हैं ना, सभी का सेम ऑब्जेक्टिव होता है। मेन ऑब्जेक्टिव है इरिगेशन को पर्पस, इरिगेशन के लिए। ठीक है, खरीफ और रवि दोनों ही सीजन में जो वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर की जा सके। उसके साथ साथ महानदी रिवर का जो डेल्टा है वहां पर भी वाटर को फर्दर पहुंचाया जा सके। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव है पावर जनरेशन का, पावर जनरेट की जाती है यहां से। ठीक है, इसके 2 पावर हाउस हैं, बुरला में है और चिपलीमा में है। ठीक है, फिर उसके बाद फ्लड कंट्रोल की जा सके, जो वाटर का एक्सेस फ्लो होता है उसको रोका जा सके, यूज किया जा सके फॉर फर्दर अदर पर्पसेस। ओके, तो यह है पूरा हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं महानदी रिवर के बारे में। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, महानदी रिवर जो है वो 3rd लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। ओके, सबसे बड़ी अगर पेनिनसुलर रिवर की हम बात करें तो गोदावरी, देन कृष्णा, उसके बाद आती है हमारी महानदी। ठीक है, इसका कैचमेंट एरिया यानी कि जो इसकी पूरी ट्रिब्यूटरीज वगैरह को हम मर्ज करें तो कितना है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, इन स्टेट्स में इसका कैचमेंट एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ओके, उसके बाद इसकी सोर्स की हम बात करें तो ओरिजिनेट ये कहां से होती है, तो ये छत्तीसगढ़ स्टेट से ओरिजिनेट होती है। जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ की, वहां से ओरिजिनेशन होता है महानदी रिवर का। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो शिवनाथ, हसदेव, मांद, इब, जोंकिंग, तेल, ये जो रिवर्स हैं ये ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, महानदी की। महानदी रिवर से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है कभी कभी अराइज हो जाता है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स के बीच में, तो उससे रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को भी फॉर्म किया है 2018 में। चलिए इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में।
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो बिल्कुल भी नहीं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक एक्ट को लाकर इस बॉडी को बनाया गया है। कौन सा एक्ट था? तो इसका एक्ट था, नाम था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। ठीक है, डेट वगैरह अगर आप स्टेट एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं तो डेट वगैरह याद रख लीजिएगा। 12 अक्टूबर 1993 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें 2 अमेंडमेंट किए गए, एक बार किया गया 2006 में और एक बार किया गया 2019 में। ठीक है, इसी एक्ट में, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट में, एक तो सेंट्रल लेवल पर बताई गई है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और एक स्टेट लेवल पर बताई गई है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ओके, याद रखिएगा दोनों ही पॉइंट्स में डिफरेंसेस को। फिर उसके बाद इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, यानी कि इस बॉडी को जब बनाया गया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को जब बनाया गया, तो इंडिया के ऊपर एक प्रेशर था। किसका प्रेशर था? यूनाइटेड नेशंस पेरिस प्रिंसिपल। देखिए पेरिस में क्या हुआ था, इन्हीं सारी बातों को लेकर डिस्कशन हुआ था कि हर एक कंट्री के पास एक ऐसी कमीशन होनी चाहिए जो कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्क करे। ओके, तो उसी को फॉलो करते हुए इंडिया ने 1993 में यह एक्ट को पास किया और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को स्टैब्लिश किया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या काम है इसका? तो देखिए वॉचडॉग है ये, वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है और यह भी इंश्योर करती है कि किसी के ह्यूमन राइट्स जो हैं वो वायलेट ना हो। इसी जो एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, इसी में ह्यूमन राइट की डेफिनेशन भी बताई गई है। क्या होते हैं ह्यूमन राइट्स? देखिए ह्यूमन राइट्स एज द राइट रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल guaranteed by the constitution or embodied in the international covenant and enforceable by court in India। ठीक है ना, ये सारे आपके अंडर आते हैं ह्यूमन राइट्स। ठीक है, फिर उसके बाद कंपोजिशन, यानी कि इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं? तो देखिए ये मल्टी मेंबर्ड बॉडी है, यानी कि इसमें एक से ज्यादा मेंबर होते हैं। इसका एक चेयरमैन होता है और उसके अंदर काम करने वाले अदर मेंबर्स होते हैं। जो इसका चेयरमैन है वो कौन होना चाहिए? तो देखिए इसका चेयरमैन जो है वो या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो और अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो सकता है या फिर एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी इसका चेयरमैन हो सकता है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ना, अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये बाद में ऐड किया गया। ठीक है, पहले सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करता था, एक अमेंडमेंट कर कर इस पॉइंट को ऐड किया गया, क्योंकि हमें पता है जो जजेस हैं उनका नंबर काफी कम है इंडिया में। उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट, इसके जो चेयरमैन वगैरह होते हैं, मेंबर्स वगैरह होते हैं, उनको अपॉइंट करने का काम कौन करता है? तो देखिए एक कमेटी होती है। ठीक है, वो कमेटी डिसीजन लेती है कि कौन बनेगा चेयरमैन। तो इस कमेटी में मेंबर्स कौन कौन होते हैं, उन मेंबर्स को देख लेते हैं। टोटल 6 मेंबर होते हैं इस कमेटी में। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, जो कि इसका हेड होता है इस कमेटी का। फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ द हाउसेज एंड यूनियन होम मिनिस्टर। ये 6 मेंबर्स होते हैं इस कमेटी के मेंबर, जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा बंदा चेयरमैन बनेगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। ओके, अब एक बार आप बन गए, चलिए ठीक है, आपको कमेटी ने अपॉइंट कर दिया, फिर आप कितने समय तक चेयरमैन बने रह सकते हैं? तो देखिए 3 इयर्स का टाइम पीरियड बताया गया है, 3 साल तक, या फिर अंटिल दे अटेन एज ऑफ 70 ईयर्स, या तो उनकी एज 70 ईयर्स हो जाए या फिर 3 इयर्स उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाए, उसके बाद वो रिजाइन कर देते हैं। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन और किसी भी मेंबर्स को अंडर सम गिवन सर्कमस्टेंसेस रिमूव कर सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर इसकी जो पावर है, इस बॉडी की, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जो पावर है वो इक्विवेलेंट है पावर ऑफ सिविल कोड। ठीक है, यानी कि ये क्या कर सकता है? इट हैज पावर ऑफ सिविल कोड एंड इट्स प्रोसीडिंग हैज अ जुडिशियल कैरेक्टर। ठीक है, उसके बाद इट कैन लुक इनटू द मैटर विद इन 1 ईयर। देखिए ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि देखिए आपके साथ अगर कोई ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ तो आप 1 साल के अंदर जाकर उसकी कंप्लेंट करा सकते हैं और उन 1 साल के अंदर के केसेस से रिलेटेड जो भी इशू होगा उससे डील करेगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, अगर 1 साल से ज्यादा हो चुका है फिर उस केस को डील नहीं किया जाएगा। ठीक है, इट इज एम्पावर्ड टू यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ एनी ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है ना, अगर इसे कभी मैन फोर्स की जरूरत है, ठीक है ना, पुलिस वगैरह की जरूरत है, ठीक है ना, मेडिकल स्टाफ वगैरह की जरूरत है, ओके, और अदर कोई भी टेक्निकल चीजों की जरूरत है इसे, तो वो क्या कर सकता है? जो सर्विसेज होती, कोई वो ऑफिसर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, उनकी सर्विसेज का ये यूज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट, ये सिर्फ
वॉचडॉग का काम नहीं करता है। इसके साथ साथ ये कुछ रिकमेंडेशंस भी देता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को, लेकिन इसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो बाइंडिंग नहीं होती हैं, ठीक है, सिर्फ रिकमेंडेशंस होती हैं। अगर उनको फॉलो करना चाहे तो किया जा सकता है, नहीं चाहे तो गवर्नमेंट हटा भी सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है इनके रिकमेंडेशन को। इट्स रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग एंड नॉट कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी, ठीक है ना, बट इट शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्शन टेकन ऑन इट्स रिकमेंडेशन विद इन 1 month, ठीक है। It has limited role, power and jurisdiction with respect to the violation of human rights by the member of armed forces. Armed forces से अगर किसी के द्वारा क्या किया जाता है, वायलेशन किया जाता है, तब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन उन चीज़ों से डील करने की पावर उसके पास लिमिटेड है, ठीक है। इट इज़ नॉट एम्पावर्ड टू एक्ट व्हेन ह्यूमन राइट वायलेटेड थ्रू प्राइवेट पार्टी टेक्स प्लेस, ठीक है ना। अगर प्राइवेट पार्टी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करती है तब ये उससे रिलेटेड डील करने के लिए एम्पावर्ड नहीं है, ओके। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कशन करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जो कि रिलेटेड है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से। क्या कंटेस्ट है, देखिए रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने $304 मिलियन का एक एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ, ताकि जो पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क है उसको सेटअप किया जा सके, कहां पर, असम में, ओके। अब हम थोड़ा सा इस बैंक के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, तो ये बैंक किस नेचर का है, ठीक है, तो ये कि मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। मकसद क्या है इसका, जो सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस है एशिया में और एशिया के बाहर, उसको इंप्रूव किया जा सके, ठीक है। उसके साथ साथ इसकी जो टोटल मेंबर पार्टीज हैं वो कितनी है, 57 मेंबर्स हैं इसके, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। और कमेंस्ड ऑपरेशन कब से ऑपरेशन में आया, तो जनवरी 2016 से ये ऑपरेशन में आ गया, यानी कि इसने काम करना स्टार्ट कर दिया जनवरी 2016 से, ओके। याद रखिएगा इस पॉइंट को, सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां है, कितने मेंबर्स हैं, ऑपरेशन में कब से आया और काम क्या है, इसका मकसद क्या है, ठीक है। एम डिस्कस कर चुके हैं, क्या काम करता है, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने का काम है, एंड अदर प्रोडक्टिव सेक्टर टुडे, ठीक है ना। इट एम्स टू कनेक्ट पीपल, सर्विसेज एंड मार्केट्स दैट ओवर टाइम विल इंपैक्ट द लाइफ्स ऑफ बिलियंस एंड बिल्ड अ बेटर फ्यूचर, ठीक है ना। सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस को इंप्रूव करना, शॉर्ट में बोला जाए तो, ठीक है। इसके मेंबर जो है वो 100 से ज्यादा है। देखिए यहां पर जो 57 है ना, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं 57, ओके। जब इस बैंक को फॉर्म किया गया 2016 जब ये ऑपरेशन में आया, तब इसके 57 मेंबर्स हुआ करते थे। अब इसके जो मेंबर्स हैं वो 100 से भी ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है। 14 जो है इसके G20 मेंबर्स हैं, 14, ओके। उसके बाद फिर फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, ये सभी इसके मेंबर्स हैं। अगर हम इसकी वोटिंग राइट की बात करें तो वोटिंग राइट इसमें शेयर होल्डिंग के अकॉर्डिंग दिया जाता है, यानी कि जिस भी कंट्री का सबसे ज्यादा शेयर होगा उस कंट्री के सबसे ज्यादा वोटिंग राइट होगा, ओके, ठीक है। उसके बाद फिर अगर इसी कंटेस्ट में बात की जाए तो चाइना का सबसे ज्यादा शेयर है इसमें, तो उसके पास सबसे ज्यादा वोटिंग राइट है। फिर उसके बाद इंडिया आता है, फिर रशिया है और फिर जर्मनी है, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रीजनल मेंबर्स है, यानी कि एशिया के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनका 75% टोटल वोटिंग पावर है इस बैंक में, ठीक है। इसके अगर हम ऑर्गन्स की बात करें तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल्स वगैरह हैं जो इसके अंडर वर्क करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल, सिटी इनोवेशन एक्सचेंज से रिलेटेड, ठीक है ना। एक दो पॉइंट्स याद रखिएगा इसके बारे में, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्या याद रखना है, सबसे पहले तो ये किसका प्रोग्राम है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का प्रोग्राम है ये, ओके। पहला पॉइंट तो यही आपको याद रखना है, इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है, ठीक है। मकसद क्या है, देखिए सिटीज को कनेक्ट करना आपस में, ताकि इनोवेशंस वगैरह दी जा सके और अगर उनके कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हैं तो उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सके, ठीक है। चलिए बस इतना ही था, छोटी सी बेसिक जानकारी, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, बेसिक सी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, ज्यादा कुछ डिस्कशन के लिए है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है PSLV C51 लॉन्च से। रिसेंटली ये जो सैटेलाइट्स वगैरह इनको लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, ओके, इसलिए काफी ज्यादा ये न्यूज में रहे हैं। ये जो इसरो की अगर हम इन जनरल बात करें तो 53rd फ्लाइट थी, ठीक है। और जो इसरो है उसकी एक कमर्शियल आर्म है, यानी कि जो पैसे वगैरह कमाने का काम करती है, उसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसकी ये फर्स्ट डेडिकेटेड मिशन है, ओके।
कमर्शियल आर्म्स का क्या मतलब हुआ, यानी कि इसरो को पैसे ला कर देता है ये। कैसे? फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री को अपना सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करना है, लेकिन उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, न्यू स्पेस इंडिया से कांटेक्ट करेंगे कि भैया हमारा एक सैटेलाइट जो है आप स्पेस में भेज दीजिए, जो पैसा वगैरह आपको लेना हो वो हमें बता दीजिए, हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये काम करता है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये जो मिशन को इस समय रिसेंटली जो PSLV C61-65 जो मिशन है, इसको लॉन्च करने में यूएसए ने भी हमारी हेल्प की है, ओके। सैटेलाइट्स वगैरह कितने भेजे गए हैं, तो देखिए 19 सैटेलाइट्स भेजे गए हैं, ओके, टोटल। ब्राजील का सैटेलाइट है इनमें से, अमेजोनिया, ओके, उसके साथ साथ 18 को पैसेंजर सैटेलाइट हैं, ठीक है, 5 सैटेलाइट इंडिया से हैं और कुछ 13 सैटेलाइट जो है वो यूएसए के हैं। अमेजोनिया जो है ये क्या है, ये फर्स्ट फुल्ली ब्राजीलियन मेड सैटेलाइट है। मकसद क्या है इस सैटेलाइट को भेजने का, जो अमेजन फॉरेस्ट है उसकी मॉनिटरिंग वगैरह की जा सके, ओके। ये जो सैटेलाइट है इसको सब सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में रखा जाएगा। क्या होती है ऑर्बिट्स वगैरह अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इंडिया के सैटेलाइट की बात करें तो सतीश धवन सेट सैटेलाइट है, ठीक है। इसके ऊपर ये इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इसके ऊपर जो है टॉप पैनल जो है इसका, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इंग्रेविंग है, ठीक है। फिर स्पेस किड इंडिया के द्वारा इसको बिल्ड किया गया था। एक और सैटेलाइट है हमारा नैनो सैटेलाइट, ठीक है। इसका मकसद क्या होने वाला है, रेडिएशन लेवल, स्पेस वेदर वगैरह डिमॉन्स्ट्रेशन, लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन सब में इसका काम होगा, ठीक है। फिर हमारा यूनिटी सेट, ये जो है रेडियो रिले सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा, और कुछ सैटेलाइट जो हैं वो DRDO के लिए सर्विस के लिए भेजे गए हैं, ठीक है। उसके साथ साथ भगवत गीता की एक चिप सेट भी भेजा गया है, ओके। देखिए ये होती हैं सारी ऑर्बिट्स, यहां पर देख लीजिए आपको सारी ऑर्बिट समझ में आ जाएंगी। ये जो बड़ी वाली ऑर्बिट दिख रही है आपको, बड़ी वाली, ठीक है, ये होती है हमारी जियोसिंक्रोनस, यानी कि अर्थ जिस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रही है उसी डायरेक्शन में सैटेलाइट इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, उसी डायरेक्शन में, ठीक है, वो हो जाती है जियोसिंक्रोनस। ये होती है पोलर, यहां पर देखिए जो ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है ना, ये है पोलर ऑर्बिट, यानी कि पोल्स टू पोल कनेक्ट करता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। इस प्रकार से जो सैटेलाइट्स हैं वो यहां पर रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में। सन सिंक्रोनस की बात करें तो हल्का सा टिल्टेड हो जाता है, ये देखिए पोलर एक्सिस है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ही कनेक्ट करेगा, लेकिन हल्का सा टिल्टेड देखने को मिलेगा, ठीक है। इक्वेटोरियल यानी कि इक्वेटर की रिस्पेक्ट में अगर वो स्टेशनरी रहता है तो इक्वेटोरियल ऑर्बिट को फॉलो कर रहा है वो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद फिर PSLV क्या होते हैं, सबसे पहला पॉइंट तो इनकी डायरेक्शन कैसी होती है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल हमारा, और इस प्रकार की कुछ डायरेक्शन होती है, ठीक है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ये रोटेट करते हैं, ठीक है। क्या काम होता है इनका, तो देखिए मीडियम लिफ्ट लॉन्चर्स को इनके द्वारा लॉन्च किया जाता है, ठीक है। कहां पर, लोअर ऑर्बिट्स में, ठीक है, लोअर ऑर्बिट्स में यहां पर सैटेलाइट्स वगैरह को पहुंचाया जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ अगला जो होते हैं वो होते हैं GSLV टाइप के सैटेलाइट। GSLV टाइप के सैटेलाइट्स क्या होते हैं, अर्थ से जियो स्टेशनरी पोजिशंस पर ये रहते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं अपर लेवल की जो होती है, ठीक है ना, जो हैवी सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं उनको स्पेस में भेजने के लिए GSLVs का यूज किया जाता है, ठीक है। ये बेसिक चीजें याद रखिए, बाकी सारी चीजें आप साइंस एंड टेक में पढ़ते हैं, यहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ओके। तो एक बार रेफर कर लीजिएगा साइंस एंड टेक के लेक्चर्स को, वहां पर आपको PSLV और GSLV के बारे में सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी, ओके। सो गाइज दैट वाज द लेक्चर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।